students, we will study about the chapter of social studies, that is geography, chapter number 4, air. So let's start the remaining paragraph. Temperature means tapman. Temperature refers to the degrees of hotness or coldness of the air. The main source of this heat is the isolation or the amount of solar energy received by the earth. The amount of heat depends upon the latitudinal location of any place. It is higher in places near the equator and decreases polewards. The amount of isolation received differ from season to season and also between day and night. The temperature of any place also depend upon its height above sea level and its distance from the sea. Places located near the sea will experience moderate temperature, but those away from the sea will generally experience extremes of temperatures. तापमान जो है वो डिग्री में मापा जाता है और चाहे वो मतलब गर्मी में या फिर सर्दी में वो हवाओं का दाब जो है नापा जाता है। इसमें मेन स्रोत जो होता है वो गर्मी का होता है जिसमें एकांत होता है और बहुत सारा जो सोलर एनर्जी है जो रिसीव की जाती है, प्राप्त की जाती है धरती से। इसमें बहुत गर्मी की मात्रा अधिक होती है जो कि निर्भर करती है अक्षांश संबंधी। ठीक है, अब ये जो लोकेशन किसी भी प्लेस पर ये प्राप्त हो सकती है। अब यहाँ पर जो प्लेसेस हैं उसके भूमध्य रेखा पर जिनमें पोलवार्ड्स पर काफ़ी कमी आती है तापमान में। अब जो अमाउंट ऑफ आइसोलेशन होता है वो हमें अलग अलग तरीके से प्राप्त होता है सीज़न टू सीज़न, और इसमें क्या है दिन और रात का भी अंतर होता है, बिटवीन दिन और रात के बीच में प्राप्त होता है। तो ये जो तापमान है किसी भी जगह का वो निर्भर रहता है हाइट पर, सी लेवल की हाइट्स पर निर्भर करता है, और दूसरा कि समुद्र से दूरी उसकी कितनी है उस पर निर्भर करता है। जो जगहें हैं यानी कि स्थान जो हैं वो लोकेट होते हैं जो समुद्र के किनारे यानी समुद्र के पास, वो अनुभव करते हैं आधुनिक तापमान का। और लेकिन वहाँ पर जितने भी जैसे कि सी लेवल्स होते हैं या समुद्र होते हैं वो जनरली बहुत ज़्यादा तापमान का अनुभव करते हैं। Of course, the temperature recording are never solely depends on any one factor. Various factors affect the climate of a place. Winds, ocean, current, slope of land, vegetation cover are the other factors that influence the temperature recordings. A thermometer is used to measure the atmospheric temperature on a Fahrenheit or a Celsius scale. तापमान जो होता है वो केवल एक ही फैक्टर पर नहीं निर्भर होता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। जैसे कि उस जगह के जो हवा है, ओशियन करंट है यानी महासागरों के जो धारा है, भाप का जो भी जगह है, तो उस वनस्पतियों पर जो उस फैक्टर को कवर करता है तो वो काफ़ी प्रभावित करता है उस एरिया को। तो वहाँ पर जो है उस तरह का तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। और यहाँ पर जो थर्मामीटर है वो यूज़ किया जाता है वायुमंडलीय तापमान को नापने के लिए। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल जो होता है यानी पैमाना जिसको कहते हैं, उसकी मदद से हम तापमान को नापते हैं। नेक्स्ट है एयर प्रेशर यानी कि हवा का दबाव। Atmospheric pressure can be defined as the pressure exerted by the weight or air on the earth's surface. Air exerts pressure on all objects on the earth. This is because air above the exerts pressure on the lower layer. However, we don't feel this pressure because air presses from all directions and our bodies to counter this pressure. Atmospheric pressure is measured by an instrument called barometer and the unit by which it is measured in millibar. तो यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यानी कि वायुमंडलीय जो दबाव है उसे डिफाइन किया जाता है दबाव से, और जो लगाया गया जो दबाव वेट होता है धरती के सरफेस पर हवा के द्वारा उससे बोला जाता है एटमॉस्फेरिक। तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो ऑब्जेक्ट जो धरती पर होता है क्योंकि जो हवा ऊपर की ओर होती है उसका दबाव ऊपर की ओर होता है, लेकिन जो लोअर लेवल है जो हमारी लोअर लेयर है उस पर भी इसका प्रभाव होता है। तो हम बिल्कुल भी फील नहीं करते हैं उस दबाव को क्योंकि जो हवा का दबाव होता है वो सारी डायरेक्शंस में होता है और प्रेशर जो इसका काउंटर पर होता है। तो हमारा वायुमंडलीय दबाव होता है उसे बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है और जो इसकी यूनिट होती है वो मेजर की जाती है मिलीबार में।
Air pressure, like temperature, is not uniform everywhere. It is influenced by the altitude of a place. It is highest at the sea level and decrease with increasing height. The temperature at any place also affect its pressure condition. Where temperature is high, air is hot and its expands and rise, creating a low pressure. But where temperatures are low, air pressure is high. Atmospheric pressure is also influenced by the rotation of the earth. अब यहाँ पर जो हमारा वायुमंडलीय दबाव है वो जैसे कि तापमान जो हमारा यूनिफॉर्म नहीं होता हर जगह में, और वो काफ़ी प्रभावित होता है एल्टीट्यूड के द्वारा जगह पर। तो काफ़ी हाईएस्ट सी लेवल जब बढ़ जाता है तो उसे घटाना बढ़ना जो होता है उसकी हाइट पर निर्भर करता है। किसी भी जगह का जो तापमान है वो प्रभावित करता है दबाव कंडीशन पर, और जहाँ पर तापमान जो है सबसे ज़्यादा हाई रहता है वहाँ पर हवा गर्म रहती है और ये बढ़कर क्रिएट करती है लो प्रेशर। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है काफ़ी लो होता है तो हवा का दबाव वहाँ पर हाई होता है, और वायुमंडलीय दबाव जो है वो काफ़ी प्रभावित करता है धरती के रोटेशन को। The movement of air always take place from high pressure areas or to low pressure areas. यानी जो मूवमेंट होती है हवा की वो हमेशा जो है जगह लेती है हाई प्रेशर, यानी बहुत हाई दबाव होता है इसका उन एरिया पे जहाँ पर लो प्रेशर एरियाज होते हैं। नेक्स्ट है विंड, यानी कि हवा। एयर इज मोशन इज कॉल्ड विंड। डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्प विंड टू ब्लो। विंड डायरेक्शन इज मेजर्ड by an instrument known as the wind vane and its speed is measured by an anemometer. हवा जब चलती है तो उसे विंड कहा जाता है, और इसके डिफरेंट अलग अलग जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैं जो कि हेल्प करते हैं हवा को चलने में। जो हवा चलने की जो डायरेक्शन होती है वो मेजर की जाती है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसे विंड वेन कहा जाता है, और इसकी जो स्पीड है वो मेजर की जाती है एनोमीटर के द्वारा। देयर आर ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ विंड। यहाँ पर 3 टाइप्स की विंड बताई गई है, परमानेंट विंड, सीजनल विंड एंड लोकल विंड्स। यानी कि एक तो परमानेंट विंड होती है जो हमेशा चलती है, और एक सीजनल विंड होती है, और एक स्थानीय विंड होती है। तो हम देख लेते हैं पहले परमानेंट विंड्स को। These are wind which constantly blow in a particular direction throughout the year. Wind which blow from subtropical high pressure belts to equatorial low pressure belts are called trade winds. यानी कि जो परमानेंट विंड होती हैं वो लगातार जो है पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में पूरा साल चलती हैं, और जब ये हवा चलती हैं तो उष्ण कटिबंधीय उच्च प्रेशर जो होता है इसका वो मध्य रेखा पर होता है जहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट होती है जिसे हम ट्रेड विंड कहते हैं। Wind originating from subtropical high pressure belt and blowing towards subpolar low pressure belt generally originate from the western direction and are called westerlies. अब जो विंड है सब ट्रॉपिकल पे हाई प्रेशर बेल्ट होता है यहाँ पर, और ये सब पोलर की तरफ में बहती है, और इसका जो दबाव है वो जनरली वेस्टर्न डायरेक्शंस की ओर रहता है जिसे इसे वेस्टर्न लाइज कहा जाता है। नेक्स्ट है विंड्स दैट ब्लो the polar high pressure belt to subpolar low pressure belt are called polar wind. The wind blow in both northern and southern hemisphere. जो हवा जब चलती है पोलर पर हाई प्रेशर होता है इसका, और सब पोलर पर लो प्रेशर होता है जिसे हम पोलर विंड कहते हैं, और ये जो हवा है जब चलती है तो ये दोनों नॉर्थर्न और साउथर्न गोलार्ध पर चलती है, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों पर ही चलती है। नेक्स्ट है सीजनल विंड। दीज आर विंड्स which change their direction in different season during the year. They blow during a specific reason. The monsoon wind in India blow during the particular season and bring rain to the whole country. They change their direction with the change of season. अब यहाँ पर जो हवा होती है वो डायरेक्शंस उनकी चेंज होती है सीज़न के हिसाब से पूरा साल में, और ये जो है काफ़ी स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट सीज़न में चेंज होती है। ये मानसून विंड होती हैं जो पर्टिकुलर सीज़न के दौरान ही चलती हैं, जैसे जून टू सितंबर, एंड जो जहाँ बारिश होती है पूरे जब कंट्री में तो ये चेंज हो जाती है इनकी डायरेक्शन, और सीज़न के हिसाब से तभी ये अपना रुख बदल लेती है। नेक्स्ट है लोकल विंड्स, यानी कि स्थानीय हवा। ब्लोइंग ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर। दिस विंड हैव सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ब्लो ओवर अ स्मॉल एरियाज, लैंड एंड सी ब्रीज। They are known by local names. Loo
which are hot and dry local winds blowing in northern India in summer season. Sea wind are also local winds which develop due to differential heating of land and sea in the coastal areas. Cyclones and anticyclones are variable wind. अब यहाँ पर जब हवा चलती है तो एक पर्टिकुलर समय में चलती है, जैसे दिन या फिर साल में, तो हवा जो है कुछ विशिष्ट इसकी विशेषताएं हैं। जब ये हवा चलती है स्मॉल एरियाज़ में चलती है, जैसे कि लैंड या फिर समुद्र के किनारे, तो इससे लोकल नेम्स दिए जाते हैं, जैसे कि लू। अच्छा, ये जो है गर्म होती है या फिर सूखी हवा में चलती है उत्तरी भारत में समर सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में। और जो सी विंड होती है, समुद्री जो हवाएं होती हैं, वो लोकल विंड में चलती हैं। ठीक है, इन्हें लोकल विंड्स भी कहा जाता है, जो कि डेवलप होकर अलग अलग जो गर्म जगहें होती हैं वहाँ पर चलती हैं और तटीय एरियाज़ में चलती हैं, जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर चलती है। अब चक्रवात जो होते हैं या फिर परिवर्तनशील जो साइक्लोन्स वगैरह होते हैं ना, तो इसके ज़रिए ये अपने आप ही परिवर्तनशील होती है, अपने आप ही चेंज हो जाती है। A cyclone is an area of low pressure surrounded by high pressure. Winds blow in a spiral manner at a great speed towards the low pressure center. They are accompanied by heavy rains and cause immense damage. An anticyclone is a high pressure area surrounded by low pressure. Gentle winds blow out in all directions from the center. They bring fine weather and clear skies. Cyclones are common in the tropical regions and are called by different names in different countries. अब साइक्लोन जो एरियाज़ में चलते हैं वहाँ पर लो प्रेशर होता है चारों ओर, हाई प्रेशर के द्वारा जो है अब जो हवाएं जब चलती हैं वो स्पायरल मैनर में चलती हैं, जो कि जिसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है और सेंटर्स में लो प्रेशर होता है उनका। तो ये काफ़ी हैवी रेंज भी होती है, जिसके कारण से काफ़ी कुछ डैमेज हो जाता है। जो एंटी साइक्लोन होते हैं उनका प्रेशर काफ़ी हाई होता है एरियाज़ में और वो चारों ओर उनका सराउंडेड जब फैल जाती है तो लो प्रेशर हो जाता है। तो ये जो है सभी दिशाओं में चलती हैं और ये अपने साथ अच्छा खासा वेदर लेके आती है, साफ़ बादल रहता है तब। और ये ट्रॉपिकल क्षेत्रों में ज़्यादा होती हैं, जिसे हम डिफरेंट नाम से डिफरेंट कंट्रीज़ में जानते हैं। मॉइस्चर यानी कि नमी। वाटर वेपर इज़ एन important part of the atmosphere. Its presence in the air determines the moisture content and it is called humidity. The humidity level varies from place to place and time to time depending upon the temperature conditions. When the pressure of water vapor in the air is more, the humidity level is high. This is directly linked to temperature conditions. If the temperature is high, the rate of evaporation will be high and so will be the humidity factor. In case of low temperature, the capacity of air to hold moisture will be less and therefore the humidity level will be low. When the air is full of water vapor, we call it a humid day. The instrument used to measure humidity is called a hygrometer. अब यहाँ पर जो वाटर वेपर है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है एटमॉस्फेयर का, और इसकी प्रेजेंस में जो एयर है वो डिटरमाइंस मॉइस्चर रहता है, जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी लेवल जो है अलग अलग स्थानों पे टाइम टू टाइम बदलता रहता है और वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है टेम्परेचर की कंडीशन पर। जब हम वाटर की प्रेजेंस रहती है हवा में बहुत ज़्यादा, तो ह्यूमिडिटी लेवल जो है हाई हो जाता है और इसकी डायरेक्टली जो टेम्परेचर कंडीशन है वो इससे लिंक्ड हो जाती है, ठीक है, टच में आ जाती है। तो टेम्परेचर हाई हो जाता है और जो एवपोरेशन का रेट है वो भी बढ़ जाता है और ह्यूमिडिटी फैक्टर भी बढ़ जाता है। तो इस केस में क्या होता है, लो टेम्परेचर हो जाता है और हवा की जो कैपेसिटी है उसमें मॉइस्चर आ जाता है, उसमें कमी हो जाती है, जिस वजह से ह्यूमिडिटी लेवल जो है और नीचे गिर जाता है। तो जब हवा जो है वो पूरी तरह से वाटर वेपर भरा होता है उसमें, जैसे हम उस दिन को कहते हैं कि आज बहुत ही ह्यूमिड डे है, ठीक है, नमी वाला दिन है। तो इस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है ह्यूमिडिटी को, जिसे हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है ड्यू पॉइंट्स, मीन्स ओसांक। At a given temperature, the capacity of air to hold moisture is limited. When the air hold maximum water vapor, it is said to be saturated. The temperature at which air gets saturated is known as dew points. अब यहाँ पर जो टेम्परेचर दिया जाता है, जिसकी कैपेसिटी यानी कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लिमिट होती है, वो होल्ड करके रखती है मॉइस्चर को हवा में। जब वो हवा होल्ड करती है मैक्सिमम वाटर वेपर,
तब कहा जाता है कि ये तरबतर है, ठीक है। और इस टेम्परेचर में जहाँ पर हवा में बहुत ज़्यादा गीलापन होता है तब हम उसको जानते हैं ड्यू पॉइंट्स के नाम से। क्लाउड्स यानी बादल। एज द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड एयर फॉल द वाटर वेपर इन its condenses forming droplet of water, droplets joining together from bigger drops, huge masses of water droplets are called clouds। अब यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल तरबतर रहता है, हवा में जो है काफ़ी पानी रहता है, वाटर वेपर रहता है, और ये संघनित ड्रॉपलेट्स जब इकट्ठा हो जाता है, बूंदें इकट्ठी हो जाती है तो वो पानी कि वो बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं और बड़ी बड़ी बूंदों में बहुत बड़ी मात्रा में गिरती हैं, जिसे हम क्लाउड्स कहते हैं। तो एक बादल बन जाता है उनका और फिर वो क्लाउड्स के रूप में आता है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन यानी कि हिमपात वर्षा। when these droplets become too heavy to float in the air, they come down as precipitation. Precipitation is of different types. Precipitation which come down to the earth in liquid form is called rain. The other form are snow, sleet and hail. Rainfall is the main sources of groundwater, which is very important for vegetation cover on the earth's surface. It is also an important source of fresh water. तो यहाँ पर जो जब ड्रॉपलेट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है तो हवा में वो तैरती हैं, जिससे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, और वो धरती पर लिक्विड फॉर्म पर गिरती है जिसे हम बारिश कहते हैं। तो जो या तो वो स्नो और या फिर वो ओले के रूप में गिरती है। तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ग्राउंड वाटर इकट्ठा होता है। तो मेन स्रोत ग्राउंड वाटर होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेजिटेशन के लिए, जो पूरे सरफेस को कवर कर लेती है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर का स्रोत है ये। वेरी टाइनी ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर आर कॉल्ड ड्रिजल। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल इज द मेन रेन गॉन्ग। Rainfall itself is of three types: convectional, relief और orographic and cyclonic rainfall। बहुत छोटी बूंदें जो बारिश की होती है उसके पानी को हम ड्रिजल कहते हैं यानी बूंदाबांदी कहते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट जब इसको मेजरमेंट किया जाता है इस रेनफॉल को रेन गॉन्ग के द्वारा, और जब बारिश इसको तीन टाइप्स में बांटा गया है रेनफॉल को, कन्वेक्शनल, रिलीफ और ऑरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक रेनफॉल में। First है convectional rainfall. When a column of hot air expands, rise and reaches the upper layer of the atmosphere, condensation of moisture take place in leading to the formation of clouds. These clouds produce sudden and heavy rainfall. This is called convectional rainfall and it is a daily feature in equatorial region. जब बहुत ज़्यादा क्लाउड एटमॉस्फेयर गर्म होता है और हवाएं बढ़ती जाती हैं और अपर लेयर पर एटमॉस्फेयर पर मॉइस्चर जो काफ़ी बढ़ जाता है तो क्लाउड्स बनते हैं यानी कि बादल बनना शुरू हो जाते हैं। अचानक ही वो हैवी रेनफॉल करते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा घनी हो जाती है जिसे हम कन्वेक्शनल रेनफॉल के नाम से जानते हैं, और ये भूमध्य क्षेत्रों का डेली का फीचर है। नेक्स्ट है रिलीफ यानी कि राहत। The presence of a mountain or a hill in the path of moisture laden winds forces the air mass of ascend along the slope, leading to cooling of rising air. This leads to condensation and causes rainfall. Such rainfall is called relief or orographic rainfall. The windward side of the mountain receive heavier rainfall compared to the leeward side. जब माउंटेन पर इनका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है मॉइस्चर्स का, तो ये काफ़ी हवाएं जो दबाव है काफ़ी बढ़ने लगता है, वो जगहें जो है ठंडी हो जाती हैं, हवाएं अच्छी चलती हैं वहाँ पर, काफ़ी हाई रेंज में चलती हैं। और जब कंडेंसेशन होता है तो जिसके कारण से काफ़ी वर्षा होती रहती है हिल माउंटेन क्षेत्र पर, और इसे हम राहत कहते हैं, रिलीफ। तो आपने देखा होगा कि जब जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बारिश का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट है साइक्लोनिक रेनफॉल यानी कि चक्रवाती वर्षा। व्हेन अ वार्म एयर मास एंड अ कोल्ड एयर मास मीट, द वार्म एयर बीइंग लाइटर राइजेस ओवर द cold air mass, cools and condenses. This causes rainfall along the path and is called a cyclonic rainfall. It is generally associated with cyclones. Rainfall is extremely important for the existence of life on earth. It is not only a source of fresh water but also influences or determines the vegetation of any area. अब यहाँ पर जब गर्म हवाएं जो हैं
और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं, तो गर्म हवाएं जो है काफ़ी लाइटर होती हैं, वो ऊपर की ओर चलती हैं और फिर नीचे क्षेत्र को ठंडा कर देती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, रेनफॉल होती है और जो कि जगहें हैं वहाँ पर उसको साइक्लोनिक रेनफॉल कहा जाता है। तो जनरली ये जो है एसोसिएटेड होते हैं साइक्लोन्स पर। जो वर्षा है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है धरती के लिए, धरती की लाइफ के लिए, और ये केवल फ्रेश पानी का स्रोत है। तो ये हमें काफ़ी प्रभावित करता है वेजिटेशन एरिया को, यानी वनस्पति क्षेत्र होते हैं उनमें भी काफ़ी बढ़ावा मिलता है इससे। पोल्यूशन ऑफ द एयर, any change in the composition of air is termed as air pollution. It results from the release of certain gases, solid, liquid, gas agent in the atmosphere. The obvious causes of air pollution are growing industrial activities, excessive burning of fossil fuels, rising number of automobiles, fires, and burning of solid wastes. The chief air pollutants are carbon dioxide, carbon monoxide, fluorocarbons, suspended particulate matter, sulfur dioxide, nitrogen oxide, and lead. Air pollution leads to serious health problem, loss of biodiversity, and damage to historical monument. It is a severe threat to environment and must be tackled urgently. हवा की संरचना में काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं, तो जिन्हें हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारी गैसेस जो है वो निकलती हैं। सॉलिड, लिक्विड जो गैसेस होती हैं, ये एजेंट्स होते हैं एटमॉस्फेयर के, तो बहुत सारे निकलते हैं, और जिससे कि इंडस्ट्रियल एरिया की जो एक्टिविटीज़ होती है वो, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स, फायर, बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्टेज जो होते हैं, जिनकी पोल्यूशन से, प्रदूषण से क्या होता है, हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाती है, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, और जैव मंडल वो भी डैमेज हो जाता है हमारा। साथ ही साथ जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं, तो उनको भी एक एनवायरनमेंट को भी एक थ्रेटन मिलती है कि जिससे कि हम उसको अर्जेंटली हम लोगों को टैकल करना चाहिए और जिससे हम ठीक कर सकें। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है।